वो दिन था 21 सितंबर 2024 का। ये दिन शनिवार का था, जहां पर महालक्ष्मी नाम की एक लड़की के घर वाले उसके अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। जब वे अपार्टमेंट में जाते हैं, वो देखते हैं कि कैसे उनकी बेटी के अपार्टमेंट का दरवाजा लॉक है, तो वह एक स्पेयर की का यूज करते हैं अपार्टमेंट को ओपन करने के लिए। लेकिन जब वे उस दरवाजे को ओपन कर रहे थे, तभी उन्हें काफी खतरनाक सी तेज स्मेल आ रही थी। स्मेल इतनी ज्यादा तेज थी कि वे वहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वे अपनी बेटी महालक्ष्मी के फोन में कॉल करते हैं, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। अब जैसे तैसे वे दरवाजे को ओपन करते हैं और अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। सबसे पहले महालक्ष्मी की माँ जो अपार्टमेंट में एंटर करती है, साथ ही उनकी जो छोटी बेटी थी मीना, वो भी उनके साथ उस अपार्टमेंट के अंदर जाती हैं और वीडियो को रिकॉर्ड करती हैं। ये दोनों माँ बेटी अपने फेस को कवर करते हैं, स्मेल से बचते हुए रूम के अंदर एंटर करते हैं। इन्हें लग रहा था कि शायद ये स्मेल वॉशरूम से आ रही होगी, टॉयलेट से, तो वो जाकर वहाँ पे चेक करते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये स्मेल वहाँ से आए। यही नहीं, जब वे रूम को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रूम में ज्यादा कोई सामान नहीं है, बल्कि एक सूटकेस पड़ा हुआ है और कुछ चादर पड़ी हुई है। पर तभी उनकी नजर जाती है वहां पर रखे हुए एक फ्रिज के ऊपर, जिससे काफी खतरनाक सी स्मेल आ रही थी और मक्खियों का झुंड वहां पे बैठा हुआ था। अब आखिर फ्रिज में ऐसा क्या रखा हुआ है, ये बात जानने के लिए लक्ष्मी की माँ ने जैसे ही उस फ्रिज को ओपन किया, उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा जो किसी भी इंसान को डरा देने और ट्रॉमा देने के लिए काफी था। लक्ष्मी की माँ ये समझ पाती कि फ्रिज में क्या रखा है और स्मेल कहाँ से आ रही है, तभी वो वहाँ पर कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा था कि उन्हें ऐसा दृश्य जीवन में देखने को मिलेगा। वो चिल्लाते हुए अपार्टमेंट से बाहर भागती है, क्योंकि उन्होंने उस फ्रिज में देखा था अपनी बेटी महालक्ष्मी की डेड बॉडी को, जो कि कई सारे टुकड़ों में उस फ्रिज के अंदर पड़ी हुई थी। क्या तुम जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी के सर को जब देखा होगा ऐसी हालात में, तो उन्हें कैसा लगा होगा। उनकी चीख को सुनकर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को भी इसके बारे में सूचना दे दी जाती है। उस अपार्टमेंट में दुर्गंध इतनी ज्यादा तेज थी कि पुलिस भी इजीली उसके अंदर एंटर नहीं कर पा रही थी, और वे भी सेफ्टी और मास्क के साथ उसके अंदर जाते हैं। अब यहाँ फ्रिज के अंदर महालक्ष्मी की डेड बॉडी मिली हुई है, लेकिन महालक्ष्मी के साथ ऐसा किसने किया और क्यों? पुलिस उस अपार्टमेंट में जाती है अपने साथ फॉरेंसिक टीम को लेकर, ताकि वे लोग कुछ सबूत, कुछ लोग को इकट्ठा कर पाए और आरोपी को पकड़ पाए। जब वे वहां पर तहकीकात कर रहे होते हैं, तब उन्हें ये पता चलता है कि कैसे इस अपार्टमेंट में फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई है, यानी कि जो भी इस अपार्टमेंट में आया और जो भी इसने जिस कारनामे को अंजाम दिया, वह इजीली इस अपार्टमेंट में आ जा सकता था। ये केस इतना ज्यादा भयावह था कि टीआरपी इस केस को काफी ज्यादा मिली। लोगों ने इसके बारे में काफी ज्यादा बातें करी, क्योंकि तुम सोच सकते हो कि एक इंसान की डेड बॉडी के टुकड़े एक अपार्टमेंट में फ्रिज के अंदर मिल सकते हैं। बहरहाल फॉरेंसिक टीम जब उस अपार्टमेंट की तहकीकात करती है, तो उन्हें वहां पर कुछ ज्यादा कुछ सबूत नहीं मिल पाते। रीजन ये था कि जो भी आरोपी था, कातिल, वो काफी चालाकी से उसने वहां से सबूतों को मिटा दिया था। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने वहां पे जो भी क्लूज मिले, जैसे फ्रिज और बाकी के चीजों को अपने साथ अपनी तहकीकात करने के लिए ले जा लेते हैं। वहीं महालक्ष्मी की डेड बॉडी को जब पोस्टमार्टम किया गया, तो उसमें ये बात पता निकल कर आई कि कैसे 59 टुकड़ों के साथ महालक्ष्मी की डेड बॉडी को बरामद किया गया है। एक लड़की जिसकी डेड बॉडी के 59 टुकड़े किए गए हैं। पर ये पूरी घटनाक्रम क्या है, समझते हैं डीपली इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं, वह केस है दी फेमस महालक्ष्मी फ्रिज मर्डर केस। वो दिन था 20 सितंबर 2024 का। ये दिन शनिवार का था, जहां पर बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में काफी तेज स्मेल आ रही थी। ये स्मेल इतनी ज्यादा तेज थी कि आसपास के लोग भी उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। लोगों को पता चला कि कैसे बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से ये स्मेल आ रही है, तो बाकी के लोग उस अपार्टमेंट के मकान मालिक को कॉल करते हैं और उसे इस बारे में बताते हैं। उन्होंने ये भी नोटिस किया था कि कैसे इस अपार्टमेंट को लॉक किया गया है। मकान मालिक से ये बात पता चलती है कि कैसे जो 1 BH का फ्लैट है, यहाँ पर किराए से 29 साल की महालक्ष्मी रहा करती थी। ये एक डिवोर्सी लड़की थी। हालांकि इस स्मेल की बात को जानने के लिए जो मकान मालिक होते हैं, वह महालक्ष्मी को कॉल करते हैं, लेकिन महालक्ष्मी जिसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल पाता है। क्योंकि महालक्ष्मी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो जो मकान मालिक था वह उसकी माँ और उसकी बेटी से कांटेक्ट करता है, ताकि वे उसे महालक्ष्मी के बारे में कुछ बता पाए। मकान मालिक की बात को सुनकर महालक्ष्मी और उसकी माँ और उसकी बहन उसके अपार्टमेंट पहुंचते हैं, और ये वही दिन था जिस दिन उन्होंने उस फ्रिज को देखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात निकल कर आई थी कि जो डेड बॉडी थी वो इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी कि कैसे उसमें कीड़े पनप चुके थे, यानी कि महालक्ष्मी की हत्या बहुत दिन पहले हो चुकी थी। हालांकि ये डेड बॉडी क्योंकि फ्रिज के अंदर थी, इसलिए स्मेल काफी दिनों बाद स्प्रेड हुई। अब बारी थी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने की, और पुलिस अब लगातार इस पूरे केस को खंगालना शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले महालक्ष्मी के बैकग्राउंड को चेक करती है, जहां पर पता चलता है कि कैसे महालक्ष्मी, जिनकी माँ का नाम होता है मीना राणा, और उनके पिता चरण सिंह, महालक्ष्मी जिनकी माँ का नाम मीना राणा होता है और पिता चरण सिंह जो कि नेपाल के रहने वाले थे, और 35 साल पहले ये काम की तलाश में बेंगलुरु
में आ चुके थे, अब इन्होंने यहीं पर रहना शुरू कर दिया था। इस दंपत्ति के 4 बच्चे होते हैं, जिनमें 2 लड़के होते हैं, 2 लड़कियां, लक्ष्मी, महालक्ष्मी और हुकुम सिंह नाम का एक लड़का, वहीं एक और लड़की जिसका नाम नरेश होता है, लक्ष्मी जिसकी शादी हो चुकी थी। दरअसल लक्ष्मी जिसकी शादी हुई थी इमरान नाम के एक लड़के से, जिसके बाद उसने अपना नाम बदल लिया था। यानी कह सकते हैं कि शायद उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था, क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी और उसने अपना नाम शाहिदा रख लिया था। वहीं हम बात करें महालक्ष्मी की, तो महालक्ष्मी की शादी हुई थी हेमंता दास की और इन दोनों की एक बच्ची भी होती है। पर पिछले साल ही यानी सितंबर 2023 से ही ये दोनों अब एक दूसरे से अलग रहना शुरू हो चुके थे। खासकर लक्ष्मी तो अपने पति को छोड़ चुकी थी। पर आखिर कारण क्या था? महालक्ष्मी ने अपने पति को क्यों छोड़ा? कहीं इसके पीछे वही तो नहीं? इसलिए पुलिस अब उसके पति को अपने पॉइंट में रखती है, यानी कि पति के पीछे अब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। हेमंता दास जिसकी मोबाइल एसेसरीज की एक शॉप होती है, यानी कि वह एक शॉप ओनर था। वही हम बात करें महालक्ष्मी की, जो कि एक क्लोथिंग आउटफिट में काम किया करती थी। हेमंत जिसका कहना था कि कैसे महालक्ष्मी का बाहर अफेयर था, यानी कि वो अपने पति को चीट कर रही थी। यही कारण था कि अक्सर इन दोनों के बीच काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ करते थे, झगड़ा होता था। और एक दिन महालक्ष्मी ने अपने पति को छोड़ दिया और वह उसे अलग रहने लगी। महालक्ष्मी जिसने अपनी छोटी सी बच्ची को 4 महीने तो अपने पास रखा, लेकिन 4 महीने बाद वह अपनी बेटी को अपने पति के पास छोड़ देती है, यानी कि कुल मिला के वह उनसे पीछे छुड़वा लेती है। यानी कि हेमंत अकेला ही अपनी बेटी को पाल रहा था और महालक्ष्मी जो कि 10 से 15 दिनों में अक्सर अपनी बेटी से मिलने के लिए जाया करती थी। महालक्ष्मी अपने पति से अलग होने के बाद थोड़े दिन तक अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, लेकिन थोड़े दिन बाद वह उनसे अलग रहकर इस अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देती है। हम बात करें महालक्ष्मी के रूटीन के बारे में, तो पड़ोसी से ये बात निकल कर आती है कि कैसे महालक्ष्मी सुबह 9 बजे अपने जॉब के लिए निकल जाती थी और 10 बजे वह लौटती थी। पर क्योंकि वह अक्सर अपने काम में बिजी रहा करती थी, इसलिए वह पड़ोसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। यही नहीं, पुलिस जब और भी ज्यादा पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी पुलिस को एक बात और बताते हैं। यहाँ पर पुलिस को बताते हैं कि कैसे महालक्ष्मी अक्सर एक लड़के के साथ यहाँ पे आया करती थी। यही नहीं, वो लड़का महालक्ष्मी के साथ इस अपार्टमेंट में भी रुका करता था। और सवाल ये उठता है कि आखिर वो लड़का है कौन और उसका महालक्ष्मी के साथ क्या संबंध है। अब जिस तरीके से पुलिस को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी, पुलिस इस केस को काफी अच्छे से तहकीकात करती है। वह सबसे पहले कॉल हिस्ट्री को निकालती है कि महालक्ष्मी किससे बात किया करती थी, आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है कि शायद महालक्ष्मी के साथ उन्हें वो इंसान दिख जाए। और तो और हेमंत से भी काफी कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पुलिस जब हेमंत से पूछताछ करती है तो हेमंत यहाँ पर पुलिस को 3 नाम बताते हैं कि कैसे उसे 3 लोगों पर शक है इस सारे कांड के पीछे। हेमंत बताते कि कैसे उसे स्टोर मैनेजर के ऊपर शक है, महालक्ष्मी का एक फ्रेंड और एक ऐसा तीसरा इंसान जिसके ऊपर तो हेमंत को सबसे ज्यादा शक था कि यही है वो कातिल। स्टोर मैनेजर वही स्टोर का मैनेजर होता है जहाँ पर महालक्ष्मी अक्सर काम करने के लिए जाया करती थी। हेमंत ने जिस तीसरे इंसान के बारे में बात किया था, ये वो इंसान था जिससे अक्सर महालक्ष्मी चैट किया करती थी और हेमंत ने इसी की चैट को पकड़ा था उसके फोन में। ये वही इंसान था जिसके कारण इनके रिश्ते के बीच दरार आई और वो इंसान जिसका नाम होता है। हेमंत को जब इस अफेयर के बारे में पता चलता है तो वह अशरफ के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज करवाता है। पर क्या तुम यहाँ पर सोच सकते हो कि यहाँ पर महालक्ष्मी ने क्या किया होगा? यहाँ पर महालक्ष्मी ने उल्टा अपने पति के खिलाफ ही फिजिकल असॉल्ट का केस दर्ज करा दिया। यानी कि यहाँ पर तुम समझ सकते हो ना कि कैसे यहाँ पर लड़की गलती भी कर रही है लेकिन अपने पति के ऊपर केस भी दर्ज करा रही है, वो भी झूठा। गाइस, जिस तरीके के सिनारियो इस केस से निकल कर आ रहे थे, ये केस उस घटना को याद दिलाता था जो कि थोड़े दिन पहले घटित हुई थी और वो था श्रद्धा आरिफ मर्डर केस। ये वो केस था जो कि मई 2022 में हुआ था, जहां पर हमें श्रद्धा के 35 टुकड़े मिले थे। अशरफ का नाम आने के बाद अब अशरफ जो पुलिस की टारगेटिंग लिस्ट में आ चुका था, पुलिस अब उसे पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है। अशरफ पूछताछ के दौरान ये बात को एक्सेप्ट करता है कि कैसे उसका और महालक्ष्मी का रिलेशनशिप था, लेकिन जब महालक्ष्मी और उसके पति हेमंत के बीच फाइट हुई तो उसने महालक्ष्मी से दूरी बना ली थी। पुलिस जब अशरफ से पूछताछ करती है तो वो यहाँ पर कई सारे ऐसे सबूत सामने रखता है जिससे ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि शायद अशरफ इसके पीछे नहीं है। अब बारी थी 2 और लोगों की, जहां पर स्टोर का मैनेजर था और एक कॉमन फ्रेंड। पुलिस इसके पीछे भी तहकीकात करती है, लेकिन इन दोनों के नाम भी हट जाते हैं टारगेटिंग लिस्ट से, क्योंकि सबूत कुछ ऐसे मिलते हैं कि शायद ये सस्पेक्ट नहीं है। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कातिल है कौन और पुलिस उसे पकड़े कैसे। तभी पुलिस महालक्ष्मी की रूटीन को ट्रैक करती है तो उसे पता चलता है 1 सितंबर के दिन की वह घटना जहां पर महालक्ष्मी आखिरी बार स्टोर में आई थी। उसके बाद से महालक्ष्मी उस स्टोर से गायब हो गई, यानी कि वह वापस से उस स्टोर में नहीं गई। और इसी दिन एक ऐसी घटना घटित होती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज थी या फिर कहें कोइंसिडेंट टाइप की लग रही थी। कैसे उस स्टोर में एक शख्स जो कि महालक्ष्मी की तरह ही काम किया करता था वहां पर आता था, लेकिन जब से महालक्ष्मी ने वहां पर आना बंद किया वो भी वहां पर नहीं आता। अब पुलिस उस आदमी की डिटेल निकलाती है और कुछ क्लूज को मैच करती है तो यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि कैसे यहाँ पर महालक्ष्मी और उस आदमी के बीच भी काफी सारे संबंध थे, यानी कि वे दोनों एक दूसरे से काफी पहले से कांटेक्ट में थे, काफी अच्छे से। यही नहीं, 1
सितंबर से दूसरे दिन यानी कि 2 सितंबर के दिन भी महालक्ष्मी और उस आदमी के बीच भी काफी सारी कन्वर्सेशन हुई। उन्होंने काफी सारे चैट करे, काफी सारी कॉल भी करी। अब पुलिस उस आदमी को कॉल करती है, उसकी डिटेल निकलाती है और ये कॉल लगता है बेंगलुरु में रहने वाले स्मृति रंजन को। पुलिस जब उस आदमी से बात करती है तो उसे पता चलता है कि कैसे जिस आदमी को वो ढूंढ रही है वह उसका भाई है जिसका नाम है मुक्ति रंजन रॉय। अब पुलिस को यहाँ पर एक शख्स मिल चुका था जिसके ऊपर अब पुलिस को शक होने लगा था। पर ये मुक्ति रंजन है कौन और आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है? मुक्ति रंजन जो कि महालक्ष्मी की तरह ही उसी स्टोर में काम करने के लिए जाता है। यहाँ पर मुक्ति रंजन जिसकी मुलाकात होती है महालक्ष्मी से। मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी के बीच जो शुरू में दोस्ती होती है, धीरे धीरे ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। महालक्ष्मी जिसने अपने पति को तो छोड़ दिया था और अब उसे मुक्ति रंजन मिल चुका था। अभी दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हो चुके थे, समझ सकते हो ना तुम, स्टेज काफी आगे बढ़ चुकी थी। मुक्ति रंजन महालक्ष्मी के पीछे इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि अक्सर वह उसके ऊपर काफी ज्यादा खर्चा भी किया करता था, उसे काफी ज्यादा गिफ्ट दिया करता था, उसे महालक्ष्मी के बारे में सब कुछ पता था। हालांकि उसे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़े दिन तक इनका सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद जैसे मूड स्विंग होता है, ठीक वैसे ही महालक्ष्मी का व्यवहार में भी काफी सारे चेंजेस नजर आते हैं। मुक्ति ये बात नोटिस करता है कि कैसे पता नहीं क्यों महालक्ष्मी के व्यवहार में अब चेंजेस आ रहे हैं और वह अब धीरे धीरे उससे दूरी बनाना शुरू कर चुकी है। इन्होंने मिलना जुलना अब काफी ज्यादा कम कर दिया था। यहाँ तक कि मुक्ति जब भी महालक्ष्मी को कॉल किया करता था तो उसका फोन बिजी आता था, यानी कि वो किसी से बात कर रही होती थी। महालक्ष्मी का ऐसा बिहेवियर देखकर मुक्ति जिसे अब शक हो चुका था कि हो ना हो महालक्ष्मी का अफेयर चल रहा है। यानी कि मुक्ति की यहाँ पर ठीक वैसी ही हालत हो चुकी थी जैसे कि हेमंता दास की थी जो कि महालक्ष्मी का पति था। अब मुक्ति जो कि महालक्ष्मी को इस बात के लिए कॉन्फ्रंट करता है, उसे बात करता है, लेकिन यहाँ पर उन दोनों के बीच अब झगड़ा होना शुरू हो चुका था। महालक्ष्मी के व्यवहार के बारे में कहा जाता है कि कैसे वह शॉर्ट टेम्पर्ड थी और वह अक्सर अपना हाथ उठा लिया करती थी। हालांकि इनके बीच झगड़ा हो जाया करता था, लेकिन धीरे धीरे ये एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, यानी कि झगड़ा हुआ और फिर दोस्ती, झगड़ा हुआ फिर दोस्ती, यानी कि माहौल शांत हो जाता था। गाइस, अगर आपने भी अपने लाइफ में ऐसे सिनेरियो को फेस किया होगा तो आपको पता होगा कि कैसे इस तरीके की रिलेशनशिप काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है। यहाँ पर आप एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं लेकिन अलग नहीं हो पाते। इनके बीच का संबंध अब कुछ इसी तरीके का हो चुका था। हम बात करें 1 सितंबर की तो ये वो आखिरी दिन था जहाँ पर ये दोनों उस स्टोर में काम करने के लिए गए हुए थे। 2 सितंबर के दिन जहाँ पर मुक्ति जो महालक्ष्मी से मिलना चाह रहा था और उससे वह इसी बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन अब इनके बीच माहौल कुछ इस तरीके का हो चुका था कि इसी दिन महालक्ष्मी जो कि मुक्ति के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देती है। ये कंप्लेन हमें बता सकती है कि कैसे इन दोनों के रिश्ते कितने ज्यादा बिगड़ चुके थे। अब क्योंकि यहाँ पर महालक्ष्मी ने कंप्लेन कर दी थी तो पुलिस वालों ने मुक्ति को पकड़ा और उसकी काफी बुरी तरीके से पिटाई करी, यहाँ तक कि उसे छोड़ने के बदले 10,000 रुपए की डिमांड करी। मुक्ति यहाँ पर पिटा भी गया और उसके पैसे भी गए और ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। हालांकि मुक्ति के साथ इतना सब कुछ हुआ, लेकिन क्योंकि वह महालक्ष्मी को पसंद करता था, कह सकते हैं उसे काफी ज्यादा डीपली अटैच हो चुका था, तो वो वापस से सुलह करने की कोशिश करता है। मुक्ति यहाँ पर महालक्ष्मी से बात करता है कि कैसे वो उसे बात करना चाहता है, क्या वो उसके अपार्टमेंट में आ सकता है। तो यहाँ पर महालक्ष्मी इस बार उसे अलाउ कर देती है। मुक्ति यहाँ पर महालक्ष्मी के अपार्टमेंट में जाता है, वो उससे बात करता है, लेकिन इनकी जो कन्वर्सेशन थी वो काफी ज्यादा हीटेड हो जाती है और ये वापस से झगड़ना शुरू कर देते हैं। ये बात निकल कर आती है कि कैसे इनके बीच जो बात थी वो इस बात को लेकर थी कि कैसे महालक्ष्मी मुक्ति के ऊपर दबाव बना रही थी कि कैसे वो उसे शादी करे, लेकिन वह उसे उसकी आजादी को न छीने। यानी कि शादी के बाद महालक्ष्मी क्या कर रही है, मुक्ति को इससे मतलब नहीं होना चाहती। महालक्ष्मी का यहाँ पर जिस तरीके का बिहेवियर निकल कर आ रहा था, इससे ये बात क्लियर हो रही थी कि कैसे महालक्ष्मी जो मुक्ति को चाहती है, क्योंकि वह उसे काफी ज्यादा पैसे। अब जिस तरीके की बातें इनके रिलेशनशिप को लेकर निकल कर आ रही थी, इससे तो यही बात समझ में आ रहा था कि क्योंकि मुक्ति यहाँ पर महालक्ष्मी के लिए काफी ज्यादा खर्चा करता है, उसे फाइनेंशियली काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए वह उसे छोड़ना नहीं चाह रही है, लेकिन वह उसे उसी तरीके से अपनाना भी नहीं चाह रही है। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हो कि महालक्ष्मी रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रही थी, लेकिन वो मुक्ति को छोड़ना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि वो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था। अब इस तरीके से मुक्ति काफी ज्यादा तंग आ जाता है और वो ये बात समझ चुका था कि महालक्ष्मी को लेकर उसका प्यार अब सच्चा नहीं है। एक लड़की जिसका कैरेक्टर इस तरीके का है, यानी कि कह सकते हैं डाउटफुल है, और जिसके पति के साथ उसकी रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा तो वो उसकी भी नहीं हो सकती। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी और इनके बीच जो आर्गुमेंट था अब वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब क्योंकि यहाँ पर जो महालक्ष्मी थी वो भी काफी ज्यादा एग्रेसिव थी और मुक्ति तो था ही, तो इनके बीच अब फाइट होना शुरू हो जाती है। ये दोनों अब एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा लेते हैं और इसी बीच मुक्ति जो कि एक किसी सामान से वो उठाता है और महालक्ष्मी के सिर पर अटैक करता है। ये वार कुछ ऐसा था जिससे कि महालक्ष्मी का सिर फट जाता है और अब उसे ब्लीडिंग होना शुरू हो चुकी थी। मुक्ति यहीं पे नहीं रुकता, वह उस चीज से बार बार महालक्ष्मी को मारता है और वह उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। इस तरीके से अब रात के बाद दिन का समय हो चुका था और ये दिन था 3 सितंबर का। मुक्ति ने यहाँ पर एक
मर्डर कर दिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर इससे कैसे बचे और इससे अपना छुटकारा कैसे पाए। लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया ढूंढने के लिए सबसे आसान तरीका वो अपनाता है, कैसे वह यूट्यूब में सर्च करता है कि उसे क्या करना चाहिए। पहले उसके दिमाग में आइडिया आता है कि कैसे वो इसे सुसाइड का केस दे सकता है, वो उसकी लाश को पंखे में लटका सकता है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि कैसे उसने सिर पर वार किया था, तो इससे ये पता चल जाता है कि इसने सुसाइड नहीं करी है। इसी बीच यहाँ पर वो कुछ ऐसा करने के बारे में सोचता है जिसके बारे में शायद ही कोई इंसान सोच सकता है। वह सुबह के समय उस अपार्टमेंट के बाहर निकलता है और बाहर जाकर एक धारदार चाकू को खरीदता है। मुक्ति रंजन जब चाकू खरीदने के लिए जा रहा था तब एक सीसीटीवी कैमराज में उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, जो कि अब पुलिस को मिल चुकी थी। मुक्ति रंजन ने प्लान बनाया कि कैसे वह उस डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करेगा और सूटकेस में बंद करके उसका बाहर ठिकाने लगाने के लिए ले जाएगा। लेकिन क्योंकि जिस इलाके में ये अभी थे वो इलाका भीड़ भाड़ वाला इलाका था और रात के समय भी अक्सर लोग वहाँ पे रहा करते थे। मुक्ति रंजन को यहाँ पर काफी डर था कि शायद वो यहाँ पर पकड़ा जाएगा। अब यहाँ पर मुक्ति रंजन जो कि अपने प्लान में थोड़ी सी चेंजेस करता है कि कैसे अब वह सूटकेस में डेड बॉडी के टुकड़े को नहीं रखेगा, बल्कि वो वहीं पर रखे हुए एक फ्रिज में उसकी डेड बॉडी के टुकड़े को रख देगा और धीरे धीरे करके उसके डेड बॉडी के टुकड़े को ठिकाने लगाएगा। इससे शायद वो पकड़ा भी नहीं जाएगा, ऐसा उसने प्लान बनाया था। मुक्ति रंजन जो कि कोई क्रिमिनल नहीं था, लेकिन उसके हाथ ये मर्डर हो जाता है। कहीं ना कहीं उसके मन में इसको लेकर काफी ज्यादा गिल्ट था। यही नहीं, उसे अपनी फैमिली की फिक्र थी, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो उसके साथ उसकी फैमिली की भी लाइफ बर्बाद हो जाती। मुक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वह अपने बेंगलुरु में रहने वाले भाई को कॉल करता है, स्मृति रंजन को, और उससे मिलने के लिए बुलाता है। वो उससे कहता है कि वो चाहता है कि उन्हें घर खाली करके भाग जाना चाहिए। अब स्मृति रंजन मुक्ति से इसके पीछे का रीजन जानना चाहता है। जब ये दोनों भाई एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर मुक्ति रंजन सारी बातों को अपने भाई को बता देता है। वो यहाँ पर अपने भाई को बताता है कि कैसे उसके हाथ ये कांड हो गया है और कैसे महालक्ष्मी ने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। मुक्ति ने महालक्ष्मी के ऊपर कई सारे पैसों को खर्च किया था। उसने 7 लाख के ऊपर का अमाउंट महालक्ष्मी के ऊपर लगा दिया था। उसने मुक्ति के ऊपर इतने ज्यादा खर्चा किया था, लेकिन मुक्ति रंजन जिसका अभी भी कई सारे लोगों के साथ अफेयर था, मुक्ति ने यहाँ पर जब महालक्ष्मी को रोकने की कोशिश करी, क्योंकि उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो उसे प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा महालक्ष्मी ने ही मुक्ति को धमकी दे दी कि कैसे वह उसे झूठे केस में फंसा देगी। ये सारी बात कहने के बाद वो अपने भाई को शहर छोड़ देने के लिए कह देता है और वह खुद भी वहाँ से गायब हो जाता है। वह जाता है उड़ीसा के बहरामपुर में, जहाँ पर वह अपने भाई सत्यरंजन जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वह उसके साथ रहना शुरू कर देता है। वही न्यूज और अखबार के जरिए यहाँ पर मुक्ति को ये बात पता चल चुकी थी कि कैसे जो लक्ष्मी वाला केस है अव्वल लाइमलाइट में आ चुका है और पुलिस को इस मर्डर के बारे में पता चल चुका है। इसलिए मुक्ति अब डिसाइड करता है कि कैसे वह अपनी फैमिली मेंबर्स के पास जाएगा और उनके साथ डिनर करेगा और उन्हें सारी बातें बता देगा। वह अपनी माँ और अपने पिता को सारी बातों को बता देता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसने उस लड़की को कैसे मारा। वो दिन था 25 सितंबर का, जहाँ पर सुबह के समय जो कि मुक्ति अपने पिता की स्कूटी को उठाता है और बाहर निकल जाता है। मुक्ति कहाँ गया है इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन मुक्ति के घर के थोड़ी ही दूर कब्रिस्तान में लोगों को एक डेड बॉडी नजर आती है। लोग पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और वहां पे एक खड़ी हुई स्कूटी को चेक करती है और ये स्कूटी थी मुक्ति के पिताजी की। यही नहीं, वहां पर उन्हें एक बैग, लैपटॉप और कुछ डायरीज भी नजर आती हैं और जब यहाँ पर पहचान की जाती है तो पता चलता है कि कैसे ये सामान मुक्ति रंजन का है और यहाँ पर जो डेड बॉडी थी वह किसी और की नहीं बल्कि मुक्ति रंजन की थी और उसने यहाँ पर सुसाइड कर लिया था। अब पुलिस यहाँ पर मुक्ति रंजन के घर वालों को इसके बारे में सूचना देती है। वही बेंगलुरु पुलिस को भी इसके बारे में पता चल चुका था। पुलिस को यहाँ पर उसके पास एक डायरी बरामद होती है जिसमें उसने उन सारी बातों को लिखा था जो कि वो यहाँ पर कहना चाह रहा था कि कैसे महालक्ष्मी ने उसका इस्तेमाल किया, वही पुलिस ने कैसे उसे टॉर्चर किया और कैसे रिश्वत में उसके साथ अत्याचार किया गया। बेंगलुरु पुलिस जो कि पहले से ही तहकीकात करते हुए मुक्ति तक पहुंच पाती, इससे पहले ही मुक्ति ने मौत को गले लगा लिया। मुक्ति ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया था, तो इससे ये बात क्लियर निकल कर आती है कि कैसे उसके अंदर महालक्ष्मी के कत्ल का गिल्ट था। वो यहाँ पर ये काम करना नहीं चाह रहा था, लेकिन सिनारी कुछ ऐसे निकल कर आया कि उसने इस काम को अंजाम दिया। अगर हम बात करें मुक्ति की और जिस तरीके की उसने नोट लिखा था कि कैसे महालक्ष्मी कितनी ज्यादा लालची लड़की थी और कैसे उसने 7 लाख का अमाउंट उसके ऊपर खर्च किया था, इसके बाद भी महालक्ष्मी ने उसे चीट किया, तो इन सारे तथ्यों से निकलकर ये बात निकल कर आती है कि कैसे महालक्ष्मी की लालच ने अपने परिवार को तो दुखी किया ही, यहाँ तक कि कारण उसने अपनी जान को गंवाया, मुक्ति ने सुसाइड कर लिया और उसके माता पिता ने अपने बेटे को खो दिया। गाइस, ये केस हमें कई सारी चीजों को सिखाता है कि कैसे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। शुरुआत में लोगों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, जहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड के जरिए लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कि
कैसे महालक्ष्मी को पैसे की जरूरत थी, वहीं मुक्ति को महालक्ष्मी से चाहत थी। दोनों के अपने अपने मतलब थे, लेकिन जब एक दूसरे से मतलब निकल जाता तो ये दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। महालक्ष्मी ने अपने पति को धोखा दिया, यहाँ तक कि उसने अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। वही हम बात करें मुक्ति की, तो उसने भी अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचा, वो भी एक शादीशुदा लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही गलत थे और ये दोनों का अंजाम बहुत ज्यादा दर्दनाक था। गाइस, आपका क्या सोचना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। वही अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, मैं उसे जरूर चेकआउट करूंगा। वही अगर कोई और डिटेल निकल कर आती है इस केस से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड अपडेट भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा और आप सतर्क रहेंगे क्राइम की घटनाओं से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।